जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आखिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? साथियों, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो अगर आप अपनी मैथ की बुक को खोलोगे ना तो आपको लगेगा कि ये हमारा चैप्टर 3 यही है। जी हाँ, आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 3 यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आखिर ये क्या होता है दोस्तों, आप सब कुछ डिटेल से जानोगे। पहले हम ये जानते हैं कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते क्या क्या है। तो दोस्तों, पहले आप ये जानते हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। उसके बाद आप ये जानते हो कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। फिर आप ये देखते हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से कैसे हल करें। और फिर आप देखते हो विस्थापन विधि से, फिर विलोपन विधि से। दोस्तों, इससे पहले बज्र गुणन विधि भी हमने पढ़नी होती थी, लेकिन क्या है 2024 के अनुसार बज्र गुणन विधि आपको नहीं पढ़नी होगी। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है क्या। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो शब्दों पे गौर कीजिए, एक दो चर एक युग्म। युग्म में आपको पता होगा क्या कि जोड़ा। युग्म में जोड़ा, यहाँ पर जहां पर कोई चीज डबल होगी। और दो चर का मतलब ये हो गया जहां पर दो चर होंगे, ए बी सी डी कुछ भी हो, लेकिन दो चर होंगे, तो ये सिस्टम रहेगा आपका। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका संबंध हमारे टॉपिक से कैसे रहेगा। देखिए, आपको पता था कि दोस्तों रैखिक बहुपद क्या होता है। तो आपने देखा था रैखिक बहुपद वह बहुपद होता था जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। तो ये आपका रैखिक बहुपद है। क्या? रैखिक बहुपद। ठीक इसी प्रकार दोस्तों दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब क्या करो, पहले दो चर ले लो कोई से भी। तो दोस्तों आपने ले लिया 9x प्लस 5y, 9x प्लस 5y प्लस का 6 बराबर 0। दोस्तों, आप किसी भी बहुपद को बराबर 0 के कर दोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल जाएगा। क्या दोस्तों? किसी भी बहुपद को नहीं, अगर आप रैखिक बहुपद को बराबर 0 के कर दोगे तो वो रैखिक समीकरण बन जाता है। क्या? रैखिक समीकरण बन जाता है। मैंने क्या कहा? अगर आप रैखिक बहुपद को बराबर 0 के कर दोगे तो वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या? रैखिक समीकरण बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, आपने देखा कि साथियों आपके पास एक रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों दो चर है? देखो, यहाँ पर एक चर हो गया x और एक चर हो गया y, यानी पहला चर ये हो गया और दूसरा चर ये हो गया। तो आपके पास जो ये है वो क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि साथियों की फिर आप ये कहोगे कि आखिर यहाँ पर युग्म क्यों लगाया है। तो इसी जैसा अगर हम एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लें, जैसे मैं ले लू 10x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ले लू? इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि आपको क्या प्राप्त होगा कि आपको अब यहाँ पर दो चीज हो गई। क्या? दो चीज। एक पहला आपका रैखिक समीकरण युग्म ये हो गया, दूसरा ये, यानी ये पूरा युग्म बन चुका है। युग्म मतलब जोड़ा बन चुका है। जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण लेते हो, जब दो चर वाले कोई एक रैखिक समीकरण उसके बाद कोई एक और रैखिक समीकरण ले लोगे तो वो आपको युग्म में बनता है। क्या? युग्म। युग्म युग्म बोले तो जोड़ा, युग्म बोले तो जोड़े में बन जाता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इसका व्यापक रूप क्या होता है। देखो दोस्तों, व्यापक रूप जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे के जो क्वेश्चन होंगे कर पाओगे। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि साथियों इसका व्यापक रूप क्या होता है। क्या? व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका व्यापक रूप है ये दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप क्या करोगे दोस्तों, पहले मान लीजिए, पहले आपको क्या करना होगा, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लीजिए। तो पहला चर हो गया 6x, यानी एक हो गया चर। फिर हम ले लेते हैं 7y प्लस 3 कर लेते हैं बराबर 0। कुछ भी ले लो आप अपने मन से, लेकिन उसमें दो चर आ जाए। अब देखिए, पहले का इसका व्यापक क्या होता है दोस्तों, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। और दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों, a2x b2x यहां पर y होगा, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप कहोगे कि a2 b2 क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों। देखिए, अब यहां पर हम अब देखिए यहाँ पर a2 क्यों लिखा गया कि दोस्तों अगर हम कोई दूसरा रैखिक समीकरण युग्म लेंगे ना, क्योंकि हम दूसरा कोई दो चर वाला दूसरा समीकरण लेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 8x प्लस 9y प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए, इसका ये व्यापक रूप हो गया, इसका ये हो गया। अब क्योंकि हमने इनको एक साथ लिया है तो ये क्या हो गए, युग्म हो गए। क्या हो गए? युग्म।
बहुत ही सिंपल है। अगर आप दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर A2 क्यों किया गया, A2 इसलिए किया गया कि यहाँ पर A1 का मान तो 6 था और यहाँ पर A2 का मान कितना हो जाएगा 8, इसलिए यहाँ पर A2 यानी दूसरा चर से प्रदर्शित कर दिया गया है। तो दोस्तों इनका व्यापक रूप क्या होते हैं, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होते हैं। ये सब कुछ आपने सीखा रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। क्या दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप सीखिए, जो आपको सीखनी पड़ेगी। वो इंपोर्टेंट बात क्या है वो सीखिए कि दोस्तों आपने पता था कि रैखिक बहुपद में दोस्तों आपके पास जो ग्राफ बनता था, कि आपके पास दोस्तों रैखिक एक मान लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लूं 7x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो गया, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या दोस्तों, दो चर वाला रैखिक समीकरण। आप ये बताइए दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों जब आप करते थे कि आपने किया था पहले, क्या जैसे मान लीजिए आपने किया था एक रैखिक बहुपद लेते थे, तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम कोई रैखिक बहुपद लेंगे तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा में बनता है। क्या, सरल रेखा में बनता है। आपने सीखा था कि साथियों कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जब आप ग्राफ बनाते हो, कहां पर ग्राफ बनाते हो, तो आप देखते हो दो दो जो होता है रैखिक शब्द, यहाँ पर आपको रैखिक पे ही ध्यान होगा। रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ बनाते हो तो उसको आपको एक सरल रेखा मिलती है। क्या, एक सरल रेखा। अब मैं दोस्तों क्या करूं, एक इसकी सरल रेखा मिल जाएगी, एक इसकी सरल रेखा मिलेगी। अब मैं इसी के स्थान पर एक और ले लूं 8x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0, तो एक सरल रेखा इसकी बनेगी। यानी अब आपके पास, अब आप पढ़ रहे हो युग्म, यानी जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म में बदल दोगे तो आपको दो सरल रेखाएं मिलेंगी। कितनी सरल रेखाएं मिलेंगी, दो सरल रेखाएं। ये मान लीजिए आपकी दो सरल रेखाएं हैं। अब आप देखिए दोस्तों, आप इन दो सरल रेखाओं से क्या क्या कर सकते हो, सोचिए। आप कह सकते हो एक बार तो ये समांतर हो सकती है। क्या, ये समांतर हो सकती है, दो सरल रेखाएं एक बार समांतर हो सकती है, या तो दोस्तों ये काट भी सकती है दो सरल रेखाएं, या क्या हो सकती है दोस्तों, एक के ऊपर एक हो सकती है, यानी एक जस्ट उसके ऊपर होगी। अब आप बताइए, आप दो सरल रेखाओं से अब कोई आकृति बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। तो दो सरल रेखाएं, यानी दोस्तों जब आप ये आप चैप्टर समझोगे, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इनकी ग्राफ तीन ही कंडीशन पर बनेगा। क्या, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही होंगी, या वो दोस्तों एक दूसरे के ऊपर संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, या क्या हो रहा है साथियों में समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। अब हम जानेंगे साथियों कि आखिर रेखाएं समांतर होंगी तो उसके कैसे हल होंगे। अगर साथियों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही होंगी तो उसके कैसे हल होंगे। आखिर या आप ये देखोगे एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी तो उसके कितने हल होंगे, तो ये आप जानोगे। तो आपने क्या देखा था दोस्तों, देखिए अब आप समझोगे। जैसे हम इसी चीज को ले लूं तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा साथियों, देखिए अब इसको साफ कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y, ठीक से लिख देता हूं b2y प्लस ये क्या हो जाएगा c2 बराबर 0। यही तो रहेगा, यही सब कुछ आपका रहेगा। अब आप देखिए, जब दोस्तों अब हम देखेंगे कि आखिर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदित कब करेंगी और कब सिस्टम क्या होगा, वो सब कुछ आप इसी वीडियो में देखोगे। तो देखिए जब आपका साथियों होता है, अब देखिए a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। अब आप यहां पे कह सकते हो क्या दोस्तों कि जब आपका a1 बटा a2, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ये बेफालतू का है। अब जब आप क्या देखोगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या, ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या दोस्तों, प्रतिच्छेदित करेंगे। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी दोस्तों ये इस प्रकार से काटेंगे या ये एक दूसरे को काटेंगे किसी ना किसी बिंदु पर। अगर जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो दोस्तों आपको उस रैखिक समीकरण का युग्म जो हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। क्या, एक हल मिलता है। कितने हल मिलेंगे दोस्तों, आपको एक हल मिलेगा। क्या दोस्तों, अगर कोई रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेदित कर रही होंगी तो उनका कितने हल मिलेंगे, आपको एक हल मिलेगा। कितना, एक हल। कितना मिलेगा, एक हल। अब जैसे इसी को ले लीजिए, अगर हम a1 बटा a2 करें तो a1 का मान कितना है 7, 7 बटे a2 कितना हो जाएगा 8, 7 बटे 8 बराबर करके अब देख लीजिए b का मान है 6 और b2 का मान है 4,
यानी 6/4। तो दोस्तों ये बराबर नहीं है। आप देखिए 7/8 जो बराबर नहीं है 6/4। तो दोस्तों ये इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो 100% कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं में। अगर मैंने बताया अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है तो उनका केवल एक हल होता है। कितने हल होते हैं दोस्तों, एक हल होता है। अब देखेंगे कि आखिर समांतर कब होती है। देखिए अगर आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं आपकी कैसी होती है, समांतर। कैसे होंगी, समांतर। और दोस्तों जब समांतर होती है तो इनके कोई हल नहीं होते हैं। क्या, कोई हल नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं। अब दोस्तों ये कहीं पर मिलेंगी ही नहीं और जब ये काटेंगे नहीं तो इनके दोस्तों हल कहां पर होंगे, ये तो आप समझ सकते हो। हल तभी निकाल सकते हो जब वो किसी ना किसी बिंदु पर काटे, लेकिन ये कभी मिलेंगे ही नहीं, इसलिए इनके कोई हल नहीं होते हैं। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या रहती है। देखिए थर्ड कंडीशन ये रहती है साथियों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपका यहां पर सिस्टम होगा A1/A2 ये बराबर नहीं, A1/A2 और ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब आपको मिलेगा ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के और ये बराबर तो होगा C1/C2 के। यानी दोस्तों जब आप ये दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए ये C1/C2 के भी बराबर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए अगर कोई रेखा A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के, तो रेखाएं संपाती होती हैं। क्या, संपाती। रेखाएं कैसी होंगी दोस्तों, संपाती। अब आप पूछोगे संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, संपाती का मतलब ये होगा दोस्तों एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। क्या, ये रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर होती हैं। तो दोस्तों जब ये जस्ट ऊपर होती है, यहाँ पर भी काटेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये अनेक बार काटती हैं, तो इनके हल कितने होंगे दोस्तों, अनेक होंगे। इनके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब हम ये देखेंगे साथियों, आपने ये लिख लिया और आपको इसको नोट भी करना होगा, तभी आप सवाल कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपने आई होप ये नोट किया होगा। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर ये दे रहा हूं। अब आप देखोगे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। क्या दोस्तों, ग्राफ विधि, ग्राफ विधि। देखिए दोस्तों पहले में ये जानना होता है कि आखिर ये प्रतिच्छेदित करेंगे या संपाती करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहले हम क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। तो हम कोई सा एक क्वेश्चन उठाएंगे। दोस्तों अगर आप बात करें, दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैं लेके आया था आपके लिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप अगर अपनी बुक खोलोगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं साथियों। जब आप अपनी बुक खोलोगे ना, मैं एक्सरसाइज को देख लूं, मैंने खोल के नहीं रखी थी एक्सरसाइज। कौन सा लूं क्वेश्चन, चलिए ये ले लीजिए। आपकी बुक का 3.1 का क्वेश्चन होगा। पहले ये ओल्ड बुक है, ठीक है दोस्तों। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या दोस्तों, अफ्ताब कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या दोस्तों, अफ्ताब है। अफ्ताब क्या कहता है, अफ्ताब 7 वर्ष पूर्व। यानी दोस्तों पहले हम इस चीज का रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर देखेंगे। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी मान लीजिए वो क्या कहता है दोस्तों, 7 वर्ष पहले। यानी दोस्तों अफ्ताब क्या कहता है, जैसे माना अफ्ताब की आयु बराबर x है। मान लीजिए अफ्ताब की आयु बराबर x तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर 22। अब देखिए, अब बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
कि रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अब ये देखिए, पहले इसने क्या किया कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु का था, इतनी आयु का था। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा कि ये क्वेश्चन यही कह रहा था। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे मान लीजिए उसकी आयु कितनी है 22, तो 22 माइनस 7 वर्ष पूर्व। आप क्या करोगे साथियों, देखिए आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए कि ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी दोस्तों x माइनस 7 भी होगा और y माइनस भी 7 होगा, क्योंकि अब ये वर्तमान आयु उनकी x तथा y वर्ष है। अब ये क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोस्तों बताइए, तो ये अब ये अगर हम क्योंकि हमने बराबर का साइन लगाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 7, ये बराबर होगा 7 का गुणा हमने किस में कर दिया, उसकी पुत्री में, क्योंकि दोस्तों ये बराबर है। हमने यहाँ पर साइन किसका लगाया, बराबर का। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब वर्तमान, अब यहाँ पर एक अभी पहले इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसको समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपको क्या मिलेगा, पहले आप वो देखिए x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस के 49, 7y माइनस के 49। अब दोस्तों ये 7y है, इधर ही ले आइए इसको, तो x माइनस 7y, अब ये 7y है, सॉरी x माइनस 7, अब इधर ले आइए माइनस 7y, और 49 को इधर ले आओगे तो प्लस का 49 हो जाएगा बराबर का 0। तो दोस्तों आप क्या देखोगे, ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। क्या समीकरण फर्स्ट आपका ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या थी वो देख लीजिए। अगर इसको आप चाहो व्यवस्थित तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, x माइनस 7y, अब दोस्तों ये माइनस का 7 है 49 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए, 7 42 प्लस का 42 बचेगा, ऐसे ही हमने घटा दिया, ठीक है, बराबर 0। तो मान लीजिए ये आपकी समीकरण 1 है। क्या दोस्तों, समीकरण 1। दूसरी कंडीशन कह रहा है अब दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, x और y वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद, ये हो गई 3 वर्ष, बराबर कर दो और यहाँ पर प्लस 3 कर दो, क्योंकि दोनों में 3 वर्ष के बाद ये क्या हो जाएगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी दोस्तों ये कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी की, यानी हमें लड़की की आयु में 3 गुना कर दिया। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3y प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप चिंता मत करें, हम इसी क्वेश्चन पे 2 बार रिवीजन भी कराएंगे, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों चीजों को इधर ले आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस 3 माइनस का 3y हो जाएगा और ये प्लस का 3 बराबर का 0। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 तो क्या 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 9 कर दीजिए। अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे x माइनस 3y कर लोगे व्यवस्थित तरीके से, और 3 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास, बोलिए। पहले देखिए आपने क्या मिस्टेक किया, आप यहाँ पे मिस्टेक बताइए तो मैं जानू। मिस्टेक ये है हमारी कि अगर हमने यहाँ पे 3 तुर्के 9 कर दिया था, ठीक है, तो अब दोस्तों ये 9 जो आएगा, देखिए दोबारा से बता देता हूं, आपका दोस्तों समीकरण क्या बन रहा था, वो ये बन रहा था कि दोस्तों x बराबर 22, हम पहले इसलिए लिख दे रहे हैं कि अब 3 वर्ष बाद दोनों में 3 का जोड़ कर दो। अब ये जो है, ये जो अपना ये मतलब जो पिताजी हैं वो अपनी बेटी से कितने गुने हो जाएंगे, 3 गुने की रह जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 3y, प्लस का क्या हो जाएगा 9, प्लस का 9 हो जाएगा। अब इस पूरी चीज को हम इधर लेके आएंगे, यानी x प्लस 3, अब माइनस का 3y, प्लस का 3y इधर ओके, किसका बन जाएगा माइनस का, अब ये प्लस का 9 है इधर आएगी, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0 कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, आप इस चीज को एक तरफ लिख लो, यानी x माइनस 3y। अब 9 में जब आप दोस्तों माइनस के 3 में माइनस के 9 अगर घटेंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस का 6 बराबर 0। ये हो गया आपके पास समीकरण सेकंड। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों इस चीज को मिटाना होगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है छोटा, तो आपको इसको मिटाना होगा। तो आपके पास पहला समीकरण क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला समीकरण मिला आपको x माइनस, कहां पर है पहला समीकरण, ये रहा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपके पास x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0। ये है दोस्तों आपके पास सेकंड समीकरण। तो इस चीज को हम करते हैं साफ।
इसको इतना पूरा साफ करना होगा। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप देखोगे, अब हम देखेंगे कि आगे ग्राफ कैसे बनता है। तो आप क्या करोगे, एक्स पहले देखिए यहां पे लिख दीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो दोस्तों आपको क्या होना, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है। अब आप पूछोगे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। इस मेथड का मतलब ये होता है कि आखिर हमें अनुमान लगाना होगा। तो आप देखिए क्या है आपके पास, x, पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y, और ये क्या है प्लस का 42 बराबर 0। तो आप पहले क्या करोगे, x बराबर, अब दोस्तों यहाँ पे आप x का मान कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आप बताइए यहाँ पर x का मान कितना रखा जाए। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं 7, x बराबर 7 रखने पर मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों आपको क्या है, आप कुछ भी रख सकते हो, क्या कुछ भी रख सकते हो। और आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से, जहां पे आप x लिख दो, y लिख दो, ठीक है। अब आप x बराबर कुछ भी रख सकते हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 2 3 4 5 0, जो आप चाहो। तो हमने क्या रखा है, x बराबर 7। अब दोस्तों इस समीकरण में x बराबर 7 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7y प्लस के 42 बराबर 0। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस के 7y। अब ये प्लस का 42 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 42। अब ये प्लस के 7 है इस साइड दोस्तों, ये प्लस का 42, और ये उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। अब ये दोस्तों यहाँ पर कितना है, प्लस का 7, उधर जाके ये कितना का हो जाएगा, माइनस का 7। तो दोस्तों आप बताइए, माइनस के 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 49, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, y बराबर भी कितना आ गया, 7। यानी दोस्तों आपने देखा, जब आप x बराबर 7 लेते हो तो आपको y बराबर की भी कितना मिलता है, 7। अब दोस्तों आपने एक बार x को ले लिया, अब आपको सेकंड बार क्या करना होगा, y को लेना होगा। अब एक बार आप y को ले लीजिए, इसको साफ कर दे रहे हैं। अब y बराबर आप कितना ले सकते हो, लीजिए, y बराबर कितना ले सकते हो, लीजिए। अब हम यहाँ पर y बराबर लेते हैं दोस्तों, कितना ले लें, एक ऐसा लीजिए जो हमारी एक पूर्ण संख्या ही आए। y बराबर ले लीजिए, चलो अब की बार y को लेते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब ये उधर जाके प्लस का बनेगा तो बहुत ही ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो आप दोस्तों y बराबर लीजिए, अब की बार y बराबर लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं, 5 लोगे, चलो कुछ भी ले लो। y बराबर कितना लोगे दोस्तों, अब x माइनस y बराबर ले लो, यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर 5 लेने पर। साथियों अगर बहुत ही बड़ा आया तो ग्राफ नहीं बन पाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों y बराबर 5 ले लिया, तो आप क्या करोगे, x माइनस 35 कितना हो जाएगा, 35 प्लस के 42 बराबर 0। y बराबर 5 लिया, 7 गुना 35 हो गया, ठीक है। अब x माइनस, अब दोस्तों ये बताइए, सीधा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 42 है, तो हमारे पास प्लस का कितना आ जाएगा, 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। यानी दोस्तों जब आप y बराबर 5 लेते हो तो आपको x बराबर कितना मिलता है, 7, ठीक है। यानी ये आपका एक चीज बन चुकी है। ये किसके हल थे, समीकरण फर्स्ट के। क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम था, x माइनस 7y और यहाँ पर प्लस का 42 बराबर 0, ये उसका बॉक्स बन चुका है। अब दूसरे समीकरण का, अब मैं इसको फिर से सबके दे रहा हूं। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 से, अब आप लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आपका समीकरण दूसरा कौन सा है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। क्या, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब आप देखिए यहां पर फिर एक बॉक्स बना लीजिए, x और y का। अब देखिए आप x बराबर कितना लोगे, लीजिए, जो कि एक अच्छी संख्या आ जाए। तो आप x बराबर कुछ भी ले सकते हो, मैं यहां पर ले रहा हूं दोस्तों x बराबर चलो अब की बार लेते हैं x बराबर यहाँ पर 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाए। x बराबर 4 ले लीजिए, चलो x बराबर 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 3y बराबर माइनस के 6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 3y। अब ये 4 और यहाँ पर नहीं दोस्तों, x बराबर 4 मत लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा लफड़े में पड़ जाओगे आप। x बराबर ले लीजिए 0, चलो x बराबर 0 ले लेते हैं। जब आप दोस्तों x बराबर 0 लेगो, क्या यहाँ पर अगर आप x बराबर 0 ले लेते हो, x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0।
यहाँ पर माइनस का 6 ही होगा। ओके ओके, तो आप क्या करोगे, देखिए अब दोस्तों ये माइनस का 6 होता जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी माइनस के 3y बराबर प्लस का 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब आपने देखा जब आप x बराबर 0 लेते हो तो y बराबर माइनस के 2 आते हैं। क्या x बराबर 0 लेते हो तो y बराबर माइनस के 2 आते हैं। और अब की बार क्या करो दोस्तों, y को ले लो आप 2, अब यहाँ पे लिख दो y बराबर 2 से, y बराबर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो जब दोस्तों आप y बराबर 2 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर, वो देखिए अब ये माइनस का 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर से देखिए x बराबर 2 लिया तो हमने क्या किया, x वैसा ही रहा, माइनस का 3 दूनी 6 हो गया, फिर माइनस का 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 टोटल कितना हो गया, माइनस का 12 बराबर 0, कितना हो जाएगा, बराबर कितना, x माइनस 12 बराबर 0। अब ये x माइनस का 12 यानी माइनस का 12 है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपने देखा जब आप y बराबर 2 लेते हो तो x बराबर 12 मिलता है। अब फाइनली बात आती है साथियों कि हम अपने ग्राफ को कैसे बनाएं, तो आप इस सब को हटा दीजिए। तो पहले अब हम बॉक्स को दोस्तों यहां पर बना लेते हैं। यहां पर जो हमारे जो बॉक्स बने हैं, पहला बॉक्स हमारे इस समीकरण का है, किसका, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 का हमारा बॉक्स क्या बना था, ये देखिए इतना बड़ा बॉक्स बनाओगे, x और y, ठीक है, x बराबर 7, y बराबर भी 7 था, ये चीज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जस्ट 5 7। सेकंड क्या है, सेकंड है दोस्तों x y क्या, 0 माइनस 2 और 12 2, ठीक है। अब ये कौन से थे का, इसका था x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो दोस्तों देख रहे हो अब कितना लंबा सवाल है। अब हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब ग्राफ बनाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं किससे नहीं बना रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं भी बन सकता है, लेकिन हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं स्केल वगैरह का देखिए ये एक्स अच्छी उधर इधर उधर भाग रहा है। तो दोस्तों ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 12 तक ले जाइए। रुकिए यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ले लीजिए 1 2 3, थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी मैंने यहाँ पे दोस्तों कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ बनाया है। अब देखिए जब पहले का दोस्तों अब x बराबर 7 लीजिए, x बराबर 7 तब y बराबर भी 7 रहता है। तो दोस्तों ये आपका ग्राफ कुछ यहाँ पर काटेगा, यहीं पर तो काटेगा, तो आप यहाँ पर एक बिंदु लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदु a बराबर क्या आ गया 7,7। दूसरा जब दोस्तों आप x बराबर 7 लेते हो तो आप y बराबर 5 मिलता है। तो दोस्तों दूसरा बिंदु क्या है, जब x बराबर 7 लेते हो तो y बराबर 5, यानी ये बिंदु मिलेगा। बी बिंदु क्या आ गया दोस्तों 7,5। ठीक है, ये बी बिंदु हो गया। अब दोस्तों इनको मिला के हुई एक रेखा खींच दो, ये होगी एक रेखा। दूसरा क्या है, जब x बराबर 0 होता है तो y बराबर -2। अब y अच्छी ये है और x बराबर 0। अब देखिए बहुत ही ध्यान से सुनना है क्या, कि जब x बराबर कितना है, सॉरी
x बराबर 0 है तो y बराबर -2, तो x बराबर 0, y बराबर -2, यानी ये आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए बिंदु C जो कि है 0,2। अब देखिए जब आप y बराबर 2 लेते हो, y कहां पर है ये, और x बराबर कितना मिलता है आपको 12, यानी दोस्तों आपका यहां पर आ जाएगा, ये जब आप सीध निकालोगे तो यहां पर क्या 2,12। ठीक है, अब आपको मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। तो दोस्तों ये जिस बिंदु पर काटेंगे वही उसके हल हो गए। क्या, जिस बिंदु पे काटेंगे वही उसके हल होते हैं, 0,7 इस सवाल के हल हो जाएंगे। अब दोस्तों आप एग्जैक्ट मान इसलिए हमें नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि साथियों ये जब आप अपनी कॉपी पे बनाओगे तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका एग्जैक्ट बनेगा और आपका आंसर ठीक आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो ग्राफ होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ठीक हो सकते हैं या आप अपनी बुक पे ही ठीक बना सकते, मतलब आप अपनी नोटबुक पे ही ठीक बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे आपकी जो मेन इंपोर्टेंट विधि है, विलोपन विधि और विस्थापन विधि। इसके लिए दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।